आप 4 लेग्स से 2 लेग्स की तो आप हो गए, आपकी जीन्स में आ गया, मगर पैदा हुआ बच्चा डायरेक्टली पहले दिन चल नहीं सकता। तो सबसे पहले जरूरी है कि डेवलपमेंट जन्म के बाद शुरू नहीं होता, ये पेट से ही शुरू होता है। तो स्क्रीन टाइम कम करने के लिए मैंने एक वाक्य कहा था कि द ओनली एंटीडोट और ट्रीटमेंट फॉर स्क्रीन टाइम इज ह्यूमन टाइम। बच्चा आई थिंक कमिटेड सुसाइड 6th क्लास का था। बच्चे बात नहीं करते हैं, माँ बाप से खुश नहीं रहते हैं। तो डर अगर हमको कम करना है तो हमें इसका सोल्यूशन खोजना है, क्योंकि जब तक पेरेंट को आप सोल्यूशन न दो तब तक तो डर लगा ही रहेगा। आपका फाउंडेशन वीक है तो आप इंटीरियर डेकोरेशन जो भी कर लीजिए बाद में फायदा नहीं होगा। कुछ प्रॉब्लम है, कुछ इशू है, डॉक्टर के पास जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, उसके लिए क्या करना चाहिए पेरेंट्स को? अगर माइल्ड बुखार है तो आप कह सकते हैं कि हो सकता है धूप की वजह से, मगर बदन बस कांप रहा है बुखार से और जब बहुत तप रहा है बदन, तो आपको पता चलता है कि ये रोज की बात नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। प्रॉब्लम है न्यूरो बिहेवियरल इश्यूज में, जिसमें ऑटिज्म का एक शब्द आता है, ADHD का शब्द आता है, लर्निंग डिसेबिलिटीज आती हैं, फिर एडोलेसेंस इश्यूज आ रही है, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स आ रही है जो बढ़ रही है। आपको एंजाइटी है, ये गोली खाओ। आपको डिप्रेशन है, ये गोली खाओ। अगर आपके रूट कॉज को वो टारगेट नहीं करती तो आपको हमेशा वही जरूरत लगेगी गोली खाने की। तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। तो ये सब है रैशनल थिंकिंग। ये डॉक्टर्स बनना चाहते थे हमेशा से, या राइटर डायरेक्टर एक्टर भी बनना चाहते? सच बात है, राइटर डायरेक्टर, लेकिन ठीक है। Hi everyone, I'm very excited to welcome my first guest in my podcast, Dr. Sameer Dalwai. He is the holder of multiple degrees, MD Pediatrician, DCH, DNB, LLB. He is experienced in working with over 10,000 children with special needs. He is also the founder of New Horizon Child Development Center. It's primarily based in Maharashtra and Gujarat with 150 specialists working there. Is very active in Indian Academy of Pediatrics with over 50,000 child specialists. So welcome Dr. Sameer. I'm so happy to have you here. You are my first guest in my podcast. Thank you आने के लिए, आपका समय देने के लिए. Welcome. सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आपका कल जन्मदिन था और आपका पॉडकास्ट भी अब शुरू हो रहा है आपके जन्मदिन के साथ। सो बहुत बहुत शुभकामनाएं एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। Yes, it's my pleasure. So, Sameer ji, my main purpose of having this podcast is to bring awareness बच्चों के माँ बाप के लिए, क्योंकि हमारी सोसाइटी में हम बहुत डेवलप हो गए हैं, अभी भी बहुत टैबू है अबाउट चाइल्ड डेवलपमेंट्स, अबाउट न्यूरोडाइवर्सिटी। इट्स अ न्यू वर्ड ऑल्सो, यू नो, सडनली सब कोई न्यूरोडाइवर्स चिल्ड्रन के बारे में बात कर रहे हैं। बट ये सब शुरू होता है राइट फ्रॉम द अर्ली चाइल्ड डेवलपमेंट। मतलब मैं ये चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा हमको एक आइडिया दें कि एक नॉर्मल चाइल्ड डेवलपमेंट क्या होता है, एंड देन वील गो अबाउट डिस्कसिंग वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ इट। ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि शुरुआत वहीं से होती है। सबसे पहले लोगों में कंफ्यूजन है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या फ़र्क है। ग्रोथ मतलब जो शारीरिक बढ़ोतरी होती है, जैसे वजन बढ़ता है बच्चे का, हाइट बढ़ती है, सर का सर्कमफ्रेंस बढ़ता है। जो फिजिकल आपकी इंक्रीज होती है, जो विजिबल है, आप देख सकते हैं, नाप सकते हैं, वजन देख सकते हैं, हाइट देख सकते हैं, इसको ग्रोथ कहते हैं। करेक्ट। दूसरी बात है डेवलपमेंट या विकास जिसे हम कहते हैं, जिसको प्रगति कहते हैं। तो फर्ज कीजिए कि जो बच्चा पैदा होता है, जिस दिन पे जन्म हुआ उसका, वो सिर्फ दूध पी सकता है, रो सकता है, सो सकता है, सुसु पोटी कर सकता है जी। करते 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 आहिस्ता आहिस्ता 18-19 साल तक उसमें इतनी तब्दीली आ जाती है। अब ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को चाइल्ड डेवलपमेंट या विकास कहते हैं। अब इसको देखने के या नापने के कुछ तरीके हैं, पैरामीटर्स हैं, मगर समझना इसे सिर्फ पैरामीटर्स में ब्रेकअप नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम इसे देखते हैं बर्थ के बाद, मगर डेवलपमेंट की शुरुआत होती है जब कंसेप्शन होता है। इसलिए जब माँ प्रेग्नेंट होने वाली है, उसके पहले माँ की जो तबीयत है या हेल्थ है वो बहुत अहम है, क्योंकि आप एक जीव, एक जान को जन्म देने जा रही हैं। वो बिल्कुल 2 सेल स्ट्रक्चर है, जैसे स्पर्म और ओवम जब ज्वाइन होते हैं, अब उसके लिए जो पोषण लगता है वो तो जाहिर है माँ के पेट में, यूट्रस में ही आएगा। तो अगर माँ खुद नाबालिग है
या खुद मैलनरिश्ड है, और मैलनरिश्ड ये जैसे नहीं कि दिखने में हट्टे कट्टे हो, अगर विटामिन की भी कमी है, सबसे ज्यादा आयरन जिसे हम कहते हैं, अगर जो माँ अब प्रेग्नेंट होने जा रही है उसके बदन में, उसके शरीर में विटामिन डी कम है, विटामिन बी की जो विटामिन से वो कमी है, अगर आयरन कम है, मैग्नीशियम कम है, ऐसे 40 ये है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जिसे हम कहते हैं, क्योंकि ये बड़ी मात्रा में नहीं लगते, बिल्कुल माइक्रोग्राम में लगते हैं, मगर जान होने के, जीव होने के लिए, जान आने के लिए ये सब चाहिए, ये सभी चीजें चाहिए, सही मात्रा में और सही समय चाहिए। अब हम क्या करते हैं, माँ जब पता चलता है कि प्रेग्नेंट है तो 2-3 महीने के बाद जाके नाम डालते हैं, फिर उसके बाद विटामिन वगैरह चालू करते हैं 6-7 महीने के बाद, और हमारा सही सब ध्यान रहता है डिलीवरी की तरफ, मगर जो बच्चा था ही नहीं अब बन रहा है, उसका ब्रेन था ही नहीं वो बन रहा है, तो जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है ब्रेन का, जो आर्किटेक्चर है, जैसे क्रिएटेड इन द वूम फ्रॉम जीरो, जैसे बिल्डिंग है, फ्लैट जमीन है, आप उस पे पहले तो आरसीसी स्ट्रक्चर डालोगे, लेकिन पहले नीचे गड्ढा भी तो पहले पूरा फाउंडेशन बनाओगे, तो बेस जो बनता है वो पहले 15 दिन में, 3 हफ्ते में, पहले महीने में, पहले 3 महीने में, ये टॉकिंग अबाउट ये जब बच्चा पेट में होता है, बिल्कुल, जब आप सोचिए जीरो से एक जान आ रही है, तो उसके लिए जो स्ट्रक्चर ब्रेन का बन रहा है, उस समय सही मात्रा में जो मदर है, माँ का पोषण सही तरीके से होना चाहिए, और ये भी है कि उसे मेंटल ट्रोमा, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस ना हो, इमोशनली वो खुश रहे, इसलिए हमारे यहाँ प्रेगनेंसी में माँ को अपने मायके भेज देते हैं। तो सबसे पहले जरूरी है कि डेवलपमेंट जन्म के बाद शुरू नहीं होता, ये पेट से ही शुरू होता है, और जो जीव बिल्कुल 2-3 ग्राम का है, वो 9 महीने में 2.5-3 किलो का हो जाता है पेट के अंदर, करेक्ट। और जो ब्रेन की बढ़ने की जो मात्रा पेट के अंदर है, यूट्रस के अंदर है, प्रेगनेंसी में जो ब्रेन की मात्रा फ्रॉम जीरो से जहां तक होती है, उतनी जिंदगी के बाद, पैदा होने के बाद भी नहीं होती, क्योंकि वो जीरो से उतनी हुई है। तो जो बच्चा 1 साल का है, वो 2 साल का हो रहा है तो ब्रेन डेवलप हो रहा है, लेकिन मगर 1 साल का तो था, करेक्ट। ये जो हो रहा है ये जीरो से हो रहा है। तो फाउंडेशन जो आपके ब्रेन की है वो पेट में है, माँ के यूट्रस में, गर्भ में है, पेट तो कहना गलत है, गर्भ में है, और उस वक्त अगर माँ के बदन में, माँ के खून में किसी भी न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो, तो बेशक वो ब्रेन स्ट्रक्चर में इफेक्ट करेगी, आड़े आएगी, अफेक्ट करेगी, और वो जिंदगी भर रहेगी, क्योंकि आपका बेसिक, अभी आप मकान बना रहे हैं, अगर जो आपका बेसिक स्ट्रक्चर है, जो पिलर्स हैं, वही अगर वीक है, आपका फाउंडेशन वीक है, तो आप इंटीरियर डेकोरेशन जो भी कर लीजिए बाद में फायदा नहीं होगा। जब पैदा होता है तब हमें नजर आता है बच्चे में डेवलपमेंट क्या हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, जो मैंने कहा, बर्थ के दिन बच्चा सिर्फ रोता है, दूध पीता है, सोता है, अब आहिस्ता आहिस्ता हम देखते हैं कि बच्चा गर्दन संभालने लगता है, बच्चा पलटी होने लगता है 3-4 महीने में, बैलेंस करता है, फिर बच्चा बैठने लगता है, पहले सपोर्ट से बैठता है, फिर अपने आप बैठता है, फिर बच्चा खड़े रहने लगता है, पकड़ के खड़ा रहता है, फिर अपने आप, फिर चलता है, फिर दौड़ता है। तो ये विकास हो रहा है बच्चे में, ये इस चीज को हम विकास कहते हैं। सिमिलरली बच्चा पहले माँ को देखने लगता है या आई कांटेक्ट देता है, फिर कोई आवाज दे तो उस तरफ देखता है, फिर उसके बाद सेंस डेवलप हो रही है, फिर वो देख रहा है, सुन रहा है, फिर आप उसे कोई चीज़ बोल तो आपकी तरफ देखेगा, फिर धीरे धीरे उसको समझ आता है कि ये मेरी मम्मी है या मेरे फादर है, ये घर के लोग हैं, ये बाहर के लोग हैं, तो बच्चा दूसरों से डरने लगता है 8-9 महीने में, जिसको हम स्ट्रेंजर एंजाइटी कहते हैं। फिर उसे समझ में आता नहीं, कोई बात नहीं, ये भी तो हमारे ही हैं, तो फिर वो स्ट्रेंजर एंजाइटी चली जाती है। सिमिलरली बच्चा पहले सिर्फ इशारों में समझ आती है उसे बाय बाय या पॉइंटिंग, 9-10 महीने का बच्चा समझने लगता है जब आप पॉइंटिंग करते हो। 2 महीने का बच्चा नहीं समझता, बाय बाय करोगे 2 महीने के बच्चे को आप यूं करोगे तो स्माइल करेगा, उसको समझ नहीं आता है। तो जो कम्युनिकेशन है वो डेवलपमेंट बाद में होती है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पहले होती है। फिर ये सब करते करते बच्चे, जैसे आप सिटिंग स्टैंडिंग करते करते बदन आपका स्ट्रांग हो रहा है, बॉडी स्ट्रांग हो रही है, तब आप वॉकिंग करोगे। तो ये अर्ली डेवलपमेंट है कि मनुष्य की तरफ बच्चा देख रहा है, पहचान रहा है, इमोशनली एंगेज हो रहा है, लोगों की तरफ देख रहा है, लोग क्या कर रहे हैं वो देख रहा है, सीख रहा है, खुद समझता है कि मुझे भी ये करना है, समझता है इस वक्त अब ये होगा, अब वो होगा। बेल बजेगी तो देखता है कि मम्मी जाके दरवाजा खोल रही है, समझ रहा है कि बेल बजेगी तब दरवाजा खोलना है, वरना नहीं। ऑब्जर्व करके सीखता है। फिर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जिसको हम इशारे कहते हैं वो समझ आते हैं,
इधर मत देखो, उधर मत देखो, इशारों और होता से। है क्या? ये और जब ब्रेन ये सब सीख रहा है तो ब्रेन डेवलप हो रहा है और उसके बाद फिर स्पीच समझ आती है, साल 1.5 साल 1.25 साल में बातचीत करने लगता है। तो ये सोशल स्टेप्स हैं, सोशल। स्टेप और डेवलपमेंट। इसमें गलती हम ये करते हैं कि हम स्टेप्स को डेवलपमेंट समझते हैं, ये किया कि नहीं, ये किया कि नहीं, और फिर हम सिर्फ स्टेप्स को जज कर रहे हैं। हमें समझना चाहिए कि डेवलपमेंट स्टेप्स नहीं है, स्टेप्स में हम उसे मेजर कर सकते हैं, लेकिन डेवलपमेंट तो कंटिन्यूअस कांस्टेंट प्रोसेस है। और इसलिए हर दिन हम जो बच्चे के साथ कर रहे हैं, हर दम जो भी बच्चे के साथ एक्सचेंज हो रहा है, बच्चा जो स्टिमुलेट हो रहा है, वो पूरा हर मोमेंट, हर घड़ी वो विकास या डेवलपमेंट में जरूरी है। सिर्फ जैसे डॉक्टर को 10 मिनट में जज करना है कि बच्चा नॉर्मल है, तो डॉक्टर वो सिर्फ स्टेप टिक करेगा। करेक्ट। लेकिन डेवलपमेंट स्टेप्स में नहीं हो रही है, डेवलपमेंट नेचुरल डेली हर दिन हर पल हो रही है, ये याद रखना चाहिए। तो इसको हम विकास कहते हैं। एक दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक होता है कि बच्चा जिस स्टेप बाय स्टेप जो टिक मार्क्ड ऑब्वियस डेवलपमेंट्स होते हैं वो होता है। एक होता है कि बहुत सारे बच्चे हैं जिनको हम न्यूरो डाइवर्स किड्स बोल सकते हैं या डिलेड डेवलपमेंट बोल सकते हैं, या और भी बहुत सारे टर्म्स यूज़ होते हैं, बट नटशेल में उसको अगर हम लेमैन्स टर्म में बोलें कि जो एक नॉर्मल डेवलपमेंट होती है कि अच्छा 1 साल में बोल लेना चाहिए या चल लेना चाहिए या रेंग लेना चाहिए, वो अगर नहीं हो रहा है, या बच्चा किसी मतलब एक मान लीजिए उसको हंसाने की कोशिश कर रहे हैं पर वो एकदम शांत है, जो एकदम ऑब्वियस चीज़ें नहीं हैं जो सारे सोसाइटी में माँ बाप देखते हैं कि अरे इसका बच्चा तो इस उम्र तक ये कर रहा है, उसका बच्चा तो, और उनके बच्चों में ये नहीं हो रहा है, तो उसको कैसे कोई भी पेरेंट देख सकते हैं, जज कर सकते हैं, या कैसे पता कर सकते हैं कि एक डेवलपमेंट सही प्रोसेस में जा रही है या कुछ प्रॉब्लम है, कुछ इशू है, डॉक्टर के पास जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, उसके लिए क्या करना चाहिए पेरेंट्स को, या फिर वो कैसे पता चलेगा? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, इसका एक मैं एग्जांपल दूंगा। जो एक रेल की जर्नी है, रेल का सफर है, आपको मुंबई से जाना है दिल्ली, आप रेलवे स्टेशन में ट्रेन में चढ़ गए, आपने फोन करके घर बता दिया कि देखिए अभी ट्रेन आ गई है, मैं ट्रेन में बैठ गई। करेक्ट। अब आपको फिर 1 घंटे के 2 घंटे के बाद घर से फोन आएगा, आप बोलेंगे अरे यार अब तो हम नासिक तक पहुंच गए 3 घंटे में, तो आप बता रहे हाँ अभी नासिक क्रॉस हो रहा है। फिर 4-5 घंटे के बाद बता रहे आप रतलाम आ गया, अब उसके बाद आप बता रहे इटारसी आ गया, या फिर झांसी क्रॉस कर गए, अरे अब बस बिल्कुल ट्रेन दिल्ली पहुंचने वाली है। आपका सफर हर घड़ी चल रहा था जब से आप ट्रेन में बैठ गई, जब से ट्रेन शुरू हो गई, मगर आप रिपोर्ट स्पेसिफिक स्टेशन करते हैं क्योंकि सामने वाले को दिख नहीं रहा है आप कहाँ पे हो, आप माइलस्टोन बताते हैं, आप स्टेशन बताते हैं। तो उसी तरह से जर्नी, सफर तो आपका कंटिन्यूस चल रहा था, मगर कुछ मुकाम पे पहुंचने के बाद वो नजर आता है कि एक स्पेसिफिक मुकाम है, चलो अब हम नासिक पहुंच गए, चलो अब रतलाम पहुंच गए। माइलस्टोन्स भी स्टेशन है। करेक्ट। मगर कि आप देख रहे हैं कि बच्चा अब सर गर्दन संभाल रहा है, बच्चा अब पलटी हो रहा है, बच्चा अब बैठ रहा है, बच्चा अब खड़ा रह रहा है। ये दिखा रहा है कि आपका सफर सही तरीके से सही समय में चल रहा है। आपने कहा 6 घंटे हो गए अब तक नासिक नहीं आया, आपकी ट्रेन लेट चल रही है। अब लेट चल रही तो क्या प्रॉब्लम है, क्यों लेट चल रही है? सिमिलरली जो बच्चे ये स्टेप्स, माइलस्टोन्स सही समय पे, उसी समय पे जो एक्सपेक्टेड है अगर अचीव नहीं करते, अगर आप 3 घंटे में नासिक नहीं क्रॉस कर रहे हो, अगर आप 4 महीने में गर्दन संभाल नहीं पा रहे हो, आप टर्न नहीं हो रहे हो, आप 1.5-2 महीने में भी आई कांटेक्ट एस्टेब्लिश नहीं कर रहे हो, आप 8 महीने में बैठ नहीं सकते, आप 11-12 महीने में आप खड़े नहीं रह सकते इंडिपेंडेंटली, इसका मतलब आपकी गाड़ी लेट चल रही है, डिलेड। अब इसको हम डिलेड डेवलपमेंट कहते हैं। तो पेरेंट्स को ये नजर आता है कि भाई जो माइलस्टोन्स रीच करने थे वो अब तक हुए नहीं, या कोई और के नजर में आता है वो बता देता है, या डॉक्टर बता देते हैं क्योंकि उनके पास वो लिस्ट है, इस समय में ये होना है। करेक्ट। तो पेरेंट्स ट्रेन में बैठे हैं, उनके लिए तो ट्रेन चल रही है, वो ये स्पीड जज करना मुश्किल है। करेक्ट। लेकिन जब स्टेशन आया नहीं, तब वो या दूसरे उसे जज कर सकते हैं कि आपकी ट्रेन सही मात्रा में, सही स्पीड में चल रही है नहीं है। करेक्ट। तो ये जैसे स्टेशन से हम रिपोर्ट करते हैं कि मम्मी मैं अब तक यहाँ पहुँच गई, या डैडी मैं अब ये स्टेशन तक पहुँच गया, तो बच्चा भी आपको बता रहा है कि मैं इस डेवलपमेंट में हूँ। दूसरा प्रॉब्लम ये भी हो सकता है कि चलो कम से कम आपका सफर बम्बई से दिल्ली चल रहा है,
कभी कभी हम गलत ट्रेन में बैठ जाते हैं और वो ट्रेन अब दिल्ली की तरफ जा ही नहीं रही है, ट्रेन का रुख चेंज हो जाता है। अब वो ट्रेन जा रही है कन्याकुमारी की तरफ, उल्टा। तो आप रुके हैं कि भाई नासिक तो आ गया, अब इसके बाद रतलाम कब आएगा? रतलाम आ ही नहीं रहा है क्योंकि आप जा रहे हो दूसरी तरफ, और आप जितनी देर रुकोगे उतना आप रतलाम से और आपके सही मुकाम से और दूर जा रहे हो। तो इसको हम कहते हैं, पहले वाले को हम कहते हैं डिले, और इसे हम कहते हैं डिविएंसी, कि आप रुख ही आपका अलग है, मुकाम ही अलग है। इसको चाइल्ड डेवलपमेंट में कैसे बताएं? इसको चाइल्ड डेवलपमेंट में हम कहते हैं डिविएंसी। तो चलो, जो ट्रेन लेट चल रही है वो कई महीनों के या कई कुछ देर के बाद पहुंच ही जाएगी, लेकिन जो ट्रेन गलत ट्रैक पे चल रही है, जितना आप रुकोगे उतना वो आप दूर जाएगी। तो एक है कि सही जो माइलस्टोन्स हैं वो सही समय पे अचीव हो रहे या नहीं हो रहे। दूसरी बात है कि आप कुछ अलग चीजें देख रहे हो, जैसे कि बच्चा आई कांटेक्ट आपसे नहीं कर रहा है लेकिन चीजों से बहुत मिला हुआ है, या दिन भर वो चीजों में, वस्तुओं में, सामान में घुल मिल रहा है, इंसानों की तरफ उसकी तवज्जो या उसका ध्यान रुख है ही नहीं। वो ऐसी हरकतें कर रहा है जो नॉर्मल डेवलपमेंटल ट्रैक में है ही नहीं, जैसे गोल गोल घूम रहा है, स्पिन कर रहा है, हाथों से कुछ उंगलियों से कर रहा है। जैसे आप सोचोगे कि एक 11-12 या चलो 1.5 साल का बच्चा कम से कम एक ट्रेन लेके, एक कार लेके, जैसे लोग, हाँ, जैसे जमीन पे उसको रोल करेगा, हाँ, जैसे इंसान गाड़ी को चलाते हैं, Correct. ये प्रिटेंड कर रहा है, उसे प्रिटेंड प्ले करते हैं। Correct. मगर ये बच्चा है वो कार को अपसाइड डाउन करके सिर्फ व्हील्स के साथ प्ले कर रहा है, जो नेचुरल ह्यूमन बिहेवियर नहीं है। तो ये डिले नहीं है, ये डिविएंसी है, और ये ज्यादा खतरनाक है क्योंकि ये ट्रेन दिल्ली कभी पहुंचेगी ही नहीं। तो जब आपने ये चीजें देख लिए या आपको डाउट है एज अ पेरेंट, तो या तो कोई ना कोई बता देता है या फिर आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है, जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, आपके पीडियाट्रिशियन है, बाल चिकित्सक हैं, उन्हें दिखाना है। फिर वो अपने अनुमान करके देखते हैं कितना डिले है। यार अब नासिक 10 मिनट लेट आ रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो हो सकता है, लेकिन 6 घंटे हो गए, कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होता ही रहता है। करेक्ट। अब फर्क यही है कि ट्रेन की जर्नी समझो आप मशीन है, अगर वो सही चल रही है तो एग्जैक्ट टाइम पे आपको हर स्टेशन ले जाएगी। बच्चे का अपना एक रिदम, इंसान का अपना एक रिदम है, कोई 1 घंटा पहले पहुंचेगा, कोई ट्रेन 1 घंटे बाद। अपनी कैपेसिटी भी है ब्रेन की, अपनी कैपेसिटी है, स्टिमुलेशन की है, न्यूट्रिशन है। हाँ, बाहर के एनवायरनमेंट से भी बहुत फर्क पड़ता है कि कितना बच्चे को लोग इंगेज करते हैं बात करने में, खेलने में। वो हम आगे डिस्कस करेंगे अबाउट द फैमिली एंड द सोसाइटी। सो कमिंग टू दिस पॉइंट कि अगर डिलेड है, जैसे आपने बोला कि 2 चीज़ें, ट्रेन डिरेल हो गई और डिले हो गई, एक सही दिशा में जा रही है पर थोड़ा डिले हो रहा है, और एक दूसरी ऑपोजिट दिशा में है। पर जब भी हमारे मतलब पेरेंट्स जो होते हैं, जो यंग पेरेंट्स होते हैं, या जिनको पहला ही बच्चा हुआ रहता है, या जिनको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता है, जब उनको ये सारी चीज़ें दिखती हैं तो भी एक वो एक एक्सेप्टेंस नहीं है, या एक बहुत बड़ा डर है हमारी सोसाइटी में, कि अभी भी है और हर सोसाइटी में है, उसको एक्सेप्ट नहीं करते हो। मतलब आई डोंट नो, इट्स दे आर नॉट ओपन टू फेस इट, कि शायद एक हम ओपिनियन ले लें कि क्यों हो रहा है ये, क्या हो रहा है ये। तो उसके बारे में व्हाट यू हैव टू से? बहुत ज़रूरी सवाल है। देखिए 2-3 पहलू हैं इसमें। अगर किसी बच्चे को बुखार आ गया, आप हाथ लगा के जज कर सकते हैं कि भाई बदन सच में गर्म है। अगर माइल्ड बुखार है तो आप कह सकते हैं कि हो सकता है धूप की वजह से, मगर बदन बस काँप रहा है बुखार से, और जब बहुत तप रहा है बदन, तो आपको पता चलता है कि ये रोज की बात नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। जो बच्चा खांस नहीं रहा था, अब खांस रहा है, खांसी कर रहा है, तो आपने देख लिया, अचानक से खांसी शुरू हो गई पिछले 2-3 दिन से। किसी को वॉमिटिंग हो रहा है, तो आपको, तो ये जो चीजें हैं वो इमीडिएट नजर आती है। करेक्ट, समझ आप कि बच्चा, या किसी को फिट आ गई, करेक्ट, आकड़ी जिसे कहते हैं, तो आपको नजर आ रहा है कि भाई ये तो कुछ अबनॉर्मल है। इन चीजों के लिए पेरेंट्स देर नहीं करते, क्योंकि जाहिर है दिख रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। करेक्ट। तो डॉक्टर के पास जाके बोलते, डॉक्टर साहब इसको बुखार आ रही है, या वॉमिटिंग हो रही है, या डायरिया, हैजा हो रहा है, कुछ तो बीमारी, आप देखिए, इलाज करिए, किस वजह से बुखार आ रहा है, किस वजह से खांसी आ रही है, कहीं निमोनिया तो नहीं, ब्रोंकाइटिस तो नहीं, एस्थमा तो नहीं। जो डेवलपमेंट होता है, जैसे मैंने कहा, वो एक सफर है, वो धीरे 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 होते रहता है, अचानक से नहीं होता। जैसे अचानक से बच्चा नहीं बैठ रहा है, आहिस्ता आहिस्ता बैठेगा। दूसरी ये भी बात है कि हर बच्चा 6th मंथ के 6 महीने हो गए उसी दिन बैठेगा, ऐसा भी कोई फिक्स नहीं है। कोई 6 महीने में बैठेगा, कोई 7 में बैठेगा, कोई 8 में बैठेगा, आगे सब ठीक ही चल रहा है।
तो इसीलिए पेरेंट्स को ये एक्यूरेटली समझ पाना मुश्किल है कि ये प्रॉब्लम है या नहीं है, और इसीलिए बहुत बार लोग थोड़े से गफलत में या कंफ्यूजन में रह जाते हैं। फिर ये है कि उनके पेरेंट्स हैं, वो कहते हैं कि अरे भाई हमने इतने बच्चे बड़े किए, ये ठीक ही है। अब ये भी तजुर्बा जरूरी है, क्योंकि बहुत ज्यादा भी हमने डरना नहीं चाहिए। इसीलिए साइंटिफिकली अगर इसका जवाब दे तो कुछ नॉर्म्स होते हैं, और वो नॉर्म्स साइंटिफिकली एस्टेब्लिश किए जाते हैं कि 97% बच्चे जो हैं इस उम्र में, इस इलाके के या इस देश के, इस रेस के, इस महीने के इस पीरियड के अंदर ये मुकाम पे पहुंचने चाहिए। जैसे एक आपने एक एज रेंज मान ली, समझो 8 to 10 मंथ्स में सिटिंग होना ही चाहिए। 8th मंथ में ही हो ऐसा जरूरी नहीं, और 9th में हो गया तो कुछ डिले, ऐसा नहीं। तो एक रेंज होती है। करेक्ट। तो डेवलपमेंट की एक रेंज होती है, मगर बुखार की एक कट ऑफ लाइन होती है कि आपका टेम्परेचर 99.4 या 5 के ऊपर है तो बुखार हो गया। लेकिन इसकी रेंज होती है महीनों की, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। मगर अगर आप स्पेशलिस्ट के पास जाओगे, उनके पास वो रेंज बाकायदा लिखी हुई होती है, तो वो आपको जज करके बता सकते हैं कि डिले है, माइल्ड डिले है, जाहिर है कि आप बहुत पीछे हैं तो सीवियर डिले है, और फिर क्या करना है वो आपको बता सकते हैं या उसके लिए टेस्ट करा सकते हैं। एक सवाल है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो न्यूरो डाइवर्सिटी को लेके इतना डिनायल में क्यों रहते हैं? डू यू थिंक इट्स, हमारी सोसाइटी में, इंडिया की बात कर रही हूँ मैं, अभी भी एक टैबू है? डू यू थिंक जो न्यूरो डाइवर्स चिल्ड्रन, जो आज की डेट में एक टर्म स्टैब्लिश किया गया है, वो अगर किसी पेरेंट को बोला जाए कि यू नो आई थिंक, जैसे फ्रेंड सर्कल में भी होता है, जैसे आपने बोला कोई ना कोई बता देता है कि तेरा बच्चा यू नो इट्स प्रॉबली नॉट स्माइलिंग और लाफिंग और मिंगलिंग अराउंड, बात नहीं कर रहा है, या इतना मतलब यू नो जितने बाकी बच्चे हैं। तो अगर उनको ये कहीं ना कहीं से कोई बोले कि व्हाई डोंट यू ट्राई अ डॉक्टर, स्पेशलिस्ट, एंड दे कैन बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ न्यूरो डाइवर्सिटी, ये वर्ड को इतना फियर, इतना टैबू से अभी भी क्यों देखते हैं? मतलब मैं खुद भी देखती हूँ, लोग who are aware, who are well educated, they still like shy and they think it's as a fear. So ये वर्ड न्यूरो डाइवर्सिटी से मैं बहुत ज़्यादा खुश नहीं हूँ, क्योंकि Me too. हाँ, क्योंकि ये वर्ड भी फेलियर को कवर करने के लिए बनाया गया है। अब मेरा नाम समीर है, अब ये पता चला कि मेरे में कुछ कमियां हैं, या मेरे से आप जो चाहते हो नहीं हो रही, और आप मुझे चेंज नहीं कर सकते, तो फिर आपके फ्रस्ट्रेशन को कवर करने के लिए आपने मुझे समीर से सुरेश नाम रख दिया। तो अब आपके माइंड में कि नहीं ये तो सुरेश है इसलिए ऐसा कर रहा है, लेकिन जो मैं कर रहा था वो तो चेंज नहीं हुआ। करेक्ट। तो आपने उसको एक अलग नाम देके एक ब्रैकेट में कर दिया है, अलग ब्रैकेट कर दिया, जो कई सालों के बाद फिर आप उससे नाराज हो गए तो कुछ और करोगे। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल एक जमाने में हमें क्रिपल्ड वर्ड यूज कर रहे थे, फिर हैंडीकैप्ड यूज करने लगे, फिर जब हमको पता चला वो वर्ड खतरनाक या गंदा क्यों लगने लगा, क्योंकि उनका कुछ हो नहीं रहा था, उनका इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही थी, तो हमने वर्ड चेंज कर दिया। फिर हैंडीकैप के बाद हमने कहा स्पेशली एबल्ड, फिर हमने कहा उससे भी कुछ नहीं होता डिफरेंटली एबल्ड, अब उससे भी कुछ नहीं हो रहा, तब हम कह रहे न्यूरो डाइवर्स। तो पहली बात है ये तो लैंग्वेज की बात है, करेक्ट, पॉलिटिकल चीज है ये, तो पहली बात ये है। आपका जिक्र उससे था कि जो बच्चे न्यूरोलॉजिकली डिलेड हैं, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर जिसे हम कहते हैं, कि जैसे उनकी डेवलपमेंट होनी चाहिए वैसे नहीं, किसी कारणवश नहीं हो रही है। और आपका सवाल है कि ऐसे बच्चों के पेरेंट्स डिनाइल में क्यों होते हैं या मानने से बहुत घबराहट होती है। मतलब डिनाइल तो फिर भी बताने के बाद पता चलता है, उसको फेस करना ही कि अगर ऐसा हो गया तो मैं क्या करूँगी, क्या हो जाएगा मेरे बच्चे का। तो उस डर में ही बहुत बार पेरेंट्स सही डॉक्टर तक भी नहीं पहुँचते हैं कि शायद थोड़े दिन और देख लेती हूँ, शायद ठीक हो जाए, और उसी शायद के चक्कर में बहुत बार डिले हो जाता है। आपको डर किस चीज़ से लगता है? जिस चीज़ को आप क्योर या कंट्रोल या चेंज नहीं कर सकते। खुद की एक्सपेक्टेशंस होती है पेरेंट्स की कि ये मेरा बच्चा ऐसा, मुझे ऐसा। हाँ, लेकिन एक्सपेक्टेशंस में कोई गलती नहीं है, लेकिन डर कब लगता है? जब आप वो एक्सपेक्टेशन मैच नहीं कर सकते। करेक्ट। तो डर की वजह से जो आप
आपके माइंड में उम्मीद, हर आदमी, हर पेरेंट की उम्मीद होती है कि मेरा बच्चा अच्छा हो। बिल्कुल। अगर वो नहीं हो रहा है हाँ। तो नेचुरल चीज है कि उसे मैं ठीक करने की कोशिश करूंगा। अगर मेरे बच्चे को बुखार आए तो आज मैं डरता नहीं। अगर मेरे बच्चे को डॉक्टर ने कहा कि भाई आपके बच्चे को ट्यूबरक्लोसिस है, टीबी है, आज मैं नहीं डरता। 30 साल पहले लोग डरते थे। क्यों? क्योंकि 30 साल पहले शायद ट्यूबरक्लोसिस या टीबी की सही ट्रीटमेंट या सही इलाज नहीं था। आज टीबी का इलाज है, तो उस मात्रा में कोई डर नहीं रहा है। अब टैबू जिसे हम कहते हैं, जिसे हम छुपाना चाहते हैं, डिनाइल में, इसलिए छुपाना चाहते हैं क्योंकि भाई जो मेरे पास कोई चीज है या कोई मैटर है जो ठीक ही नहीं हो रहा, तो मैं दुनिया को क्यों दिखाऊं। अब चीज या मैटर छोड़ो, मेरे पास मेरा बच्चा है जिसकी ऐसी प्रॉब्लम है जो ठीक हो नहीं सकती, तो दुनिया इसे क्या कहेगी। करेक्ट। दुनिया उसी बच्चे को नहीं, मेरे दूसरे बच्चों को भी नाम रखेगी। बिल्कुल। अब उसे हम छुपाना चाहते हैं, इसे हम कहते हैं टैबू या स्टिग्मा। क्योंकि दुनिया हमें बदनाम करेगी या दुनिया हमें क्रिटिसाइज करेगी। अब ये सब के चलते हो क्या रहा है, भाई आप किसी को डरा रहे हो, आप समाज होके एक समाज में एक सिचुएशन क्रिएट कर रहे हो कि उसमें एक बंदा जो है डरे और अपने आप को, अपने बच्चे को छिपाए। बिल्कुल। ये तब तक होगा जब तक आपको सही सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो कोई डर रहा है, उसे या बोला अरे भाई आप मत डरो, क्यों डर रहे हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, भगवान तुम्हारे साथ हैं, ऊपर वाला तुम्हारे साथ है, गवर्नमेंट आपके साथ है। ये आपको अच्छा लग रहा है बोलने के लिए, आपकी ड्यूटी कर रहे हो आप। जो डरा हुआ है वो तब तक डरेगा जब तक उसे सोल्यूशन न मिले। करेक्ट। उसको ऑब्वियस प्रूफ ना मिले कि हाँ इससे ठीक हो सकता है या जो भी। तो जो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हैं, जहां तक न्यूरो मोटर है, जैसे सेरेब्रल पॉल्सी है, जो फिजिकल या शारीरिक प्रॉब्लम है, बच्चों के मसल्स टाइट हैं या मसल्स में प्रॉब्लम है, न्यूरो मोटर चलने में वगैरह वगैरह, अब इस पे बहुत ज्यादा काम हुआ है। और उसमें सर्जरी भी होती है, इंजेक्शंस भी होते हैं, उसको एड्स भी दिए जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम, जब फॉर एग्जांपल अगर हियरिंग लॉस है तो पहले वो भी टैबू था। अब पता है कि भाई आप हियरिंग एड दे सकते हो, आप कॉक्लियर इम्प्लांट कर सकते हो। आंखों में कुछ प्रॉब्लम है तो ऐनक पहन सकते हो, सर्जरी कर सकते हो, सॉल्यूशंस हैं। प्रॉब्लम है न्यूरो बिहेवियरल इश्यूज में, जिसमें ऑटिज्म का एक शब्द आता है, ADHD का शब्द आता है, लर्निंग डिसेबिलिटीज आती हैं, फिर एडोलेसेंस इश्यूज आ रही है, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स आ रही हैं जो बढ़ रही हैं। अब इनमें अगर आपके पास सही सोल्यूशन आप पेरेंट्स को नहीं दे सकते तो डर आएगा ही आएगा, क्योंकि सोसाइटी फिर उसे टैबू मानेगी। तो डर अगर हमको कम करना है तो हमें इसका सोल्यूशन खोजना है, क्योंकि जब तक पेरेंट को आप सोल्यूशन न दो तब तक तो डर लगा ही रहेगा। वी हैव, हमारी सोसाइटी बहुत डेवलप कर चुकी है सोशो इकोनॉमिकली, लाइक पैसा है, गाड़ी है, घर है, सब है डेवलप, कंफर्ट्स हैं सारे, टीवी है, एवरीथिंग है। बट स्टिल आज इन टुडेज डे एंड एज जो बच्चे हैं ना वो ज़्यादा डिप्रेस हो रहे हैं। जी। परसों की न्यूज़ में आई मीन एक बच्चा, आई थिंक कमिटेड सुसाइड, 6th क्लास का था। बच्चे बात नहीं करते हैं, माँ बाप से खुश नहीं रहते हैं, यू नो, दे आर ऑलवेज इरिटेटेड और ऑल ऑफ दैट। तो इतना कंफर्ट, इतना सब कुछ होने के बाद भी व्हाट इज दिस, इट्स अ टोटली डिफरेंट थिंग, यू नो। कंफर्ट होना चाहिए तो और खुशी बढ़नी चाहिए ना। आपकी बातों से मुझे दीवार फिल्म के डायलॉग याद आ रहा है। तो अमिताभ कह रहे हैं कि मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास माँ है। तो इसके पास गाड़ी है, बंगला है, मगर वो खुश नहीं है। सामने वाला कह रहा है मेरे पास गाड़ी बंगला नहीं है लेकिन मेरे पास माँ है, वो खुश है। फिल्मी बिल्कुल। और मैं सच में मानता हूँ कि जावेद अख्तर और सलीम जावेद जो कॉम्बिनेशन था, उन्होंने सही माने में चाइल्ड साइकोलॉजी को समझा है। और वो जो एंग्री यंग मैन का क्रिएशन था, हर फिल्म में आप देखेंगे कि जो बुनियाद में उसकी बचपन दिखाया गया है। और वो जो चाइल्डहुड ट्रोमा है, वो आप दीवार ले लीजिए, त्रिशूल ले लीजिए और उनकी फिल्में ले लीजिए, वो दिखाया गया है कि बचपन में जो ट्रोमा हुआ है, दीवार में जैसे फादर को कुछ एक्यूजेशन होता है, फिर फादर चले जाते हैं, मेरा बाप चोर है। अभी ये हाथ पे लिखा है, डेली ट्रोमा है, उसके मेंटल डेली बच्चा देख रहा है, लोग उसे ये चढ़ा रहे हैं या तकलीफ दे रहे हैं, और फिर वो माँ की तकलीफें देख रहा है। तो इस साइकोलॉजी से वो आगे जाके एक क्रिमिनल बन जाता है, बिकॉज ही वांट्स टू टेक रिवेंज अगेंस्ट द फादर फिगर। ऑल द मैन ऑफ द वर्ल्ड आर द फादर फिगर्स,
तो एंटी सोशल बन रहा है। Correct. मगर किसी भी इस जिसमें एंग्री यंग मैन का किरदार था, वो कभी भी महिलाओं के प्रति बुरा व्यवहार नहीं करता। Correct. Because of the mother. बिकॉज वो मदर अफेक्शन है। Correct. अब वो कैरेक्टर तो हम एंग्री यंग मैन का देख रहे हैं, जो अमिताभ का, जो दुनिया से लड़ रहा है, मगर जिसके साथ उसे मोहब्बत है, वो किसी भी पेशे की हो, Correct. मगर वो उसको बहुत इज्जत से ट्रीट इज्जत करता है, Yes. क्योंकि उसमें उसे माँ दिखती है। ये चाइल्ड साइकोलॉजी है। और इसलिए मैं हमेशा आपके शो में मैं कहना चाहता हूँ कि सलीम जावेद साहब को सलाम, क्योंकि सबसे अच्छे चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट वही थे, क्योंकि उन्होंने ये सही मात्रा में पकड़ा है। मतलब और एग्जैक्टली बचपन में जो आप ट्रॉमा झेलते हो, जो आप सराउंडिंग्स में एक्सपीरियंस करते हो, वो बहुत डीप आपके साइकोलॉजी में रहता है। मगर गड़बड़ क्या है, अभी इससे आपकी जो ट्रॉमा है या आपकी जो फीलिंग्स है, अब आप उससे, आपको क्रोध है, एंगर है, अग्रेशन है, आप शॉर्ट टेम्पर्ड है, आप हाइपर एक्टिव हैं, आप एंशियस है, आपको चिंता है, आपका लो कॉन्फिडेंस है, आप कहीं जा नहीं पा रहे, अब ये चीजें सिम्टम्स है, ये लक्षण है। रूट कॉज तो वो ट्रोमा था। मगर अब हम देखते हैं कि जो वेस्टर्न या पाश्चात्य देशों की जो ट्रीटमेंट है, ये सिर्फ सिम्टम्स को टारगेट करती है। आपको एंजाइटी है, ये गोली खाओ। करेक्ट। आपको डिप्रेशन है, ये गोली खाओ। आपको प्रॉब्लम है तो आप कुछ काउंसलिंग कर लीजिए, जो अगर आपके रूट कॉज को वो टारगेट नहीं करती, तो आपको हमेशा वही जरूरत लगेगी गोली खाने की, क्योंकि वो टेम्पररी रिलीफ है आपके लक्षण का, रूट कॉज का नहीं। इसलिए अगर सही तरीके की काउंसलिंग मिले, जो आपको सिर्फ टेम्पररी बातें नहीं बता रही, अच्छा आप अनहैप्पी हो तो चलो 4 ऑल गेम्स खेल लो, वो डिस्ट्रैक्शन है, वो भी सिम्टोमेटिक है, वो भी लक्षण को टारगेट कर रही है। लेकिन जो साइकोलॉजी में आपके साथ बैठ के आपकी जो पीड़ा समझे और बात करके जो आपकी हिडन, बहुत बार आपको खुद पता नहीं होता है कि आपके स्वभाव क्यों ऐसे हो रहा है, क्योंकि आपने रिकॉग्नाइज नहीं किया है कि ट्रॉमा कब हुआ था, क्या हुआ था। तो अगर वो कोई सही मात्रा में करे तो आपको उसमें से रिलीफ मिल सकता है। इसलिए एक गालिब का शेर है इसमें, अगर आपकी इजाजत हो तो। प्लीज इरशाद। ये तो शेर ये है कि ये कहाँ की दोस्ती है कि बने हैं दोस्त नासे। नासे मीन्स एडवाइजर या काउंसलर। ये कहाँ की दोस्ती है कि बने हैं दोस्त नासे, कोई चारा साज होता, कोई गम गुसाज होता। होता है, मुझे आपके एडवाइस की जरूरत नहीं है, काउंसलिंग की जरूरत नहीं है, आपके उपदेश की जरूरत नहीं है, बस आप मेरे साथ बैठिए, 4 अच्छी बातें करिए, मेरे साथ अच्छी बातें करिए, अच्छा मुझे फील हो, साथ दे दीजिए, बस आपका, वो भी मेरे लिए काफी है। एक्चुअली लिसनिंग इज, कहते हैं ना कि आप किसी के अच्छे दोस्त वो होते हैं जो आपके समय में आप बस सुन लेते हैं आपकी बातें। तो एग्जैक्टली तो जो आपका ट्रॉमा है उसे जो एड्रेस करते हैं वो आपके दोस्त हैं। जो सिर्फ आपको हिदायत देते हैं या जो उपदेश देते हैं, वो दोस्तों की कोई जरूरत नहीं है। तो नहीं, थेरेपी में भी अलग अलग बातें हैं, जो ये रूट कॉज को समझ के और उसके साथ डील करते हैं, उसके भी बहुत सारे अच्छे थेरेपी के टेक्निक्स हैं। अगर वो हेल्प करे तो वो बहुत अच्छा होता है। तो आपके सवाल की तरफ फिर आएंगे कि इतना अब सोसाइटी में इतना, हाँ बोलिए, इतना सैडनेस क्यों है, मतलब बच्चे अगेन डिस्कनेक्ट कहाँ है, खुशी से डिस्कनेक्टेड कैसे हो गए? तो देखिए, जो प्रोग्रेस हुआ है ये लार्जली मटेरियलिस्टिक हुआ है। आपके पास गाड़ी है, बंगला है, जो मैंने कहा, आपकी लाइफ में फिजिकल सॉल्यूशंस, प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशंस बहुत इजी आ गए, आपकी सोशल फिजिकल लाइफ बहुत इजी हुई है। मगर एक समझना चाहिए कि जो इंसान है, जो ह्यूमन मानव है, ये मानव का जो जन्म हुआ है ये पशुओं से हुआ है, जिसे हम एप्स कहते हैं, वहां से हम इंसान। तो इवोल्यूशन जो हुआ उसमें मेन फर्क आपको क्या नजर आता है? जब आप देखते हैं तो आप देखते हैं कि वो पशु जो है वो 4 पैरों पे चलता है, हम 2 पे चलते हैं, और हम इरेक्ट हैं। लोगों को गलत फहमी है कि यही बड़ी बात है, मगर सच में बहुत बड़ा फर्क जो है वो हमारे थिंकिंग में है। पशु जो होते हैं उनका थिंकिंग बाइनरी होता है, और ये आप, मैं सबसे रिकमेंड करूंगा, एक ऑथर है, एक हिस्टोरियन है, उनको जो भी कह लीजिए, उनका नाम है युवाल नोआ हरारी। आप ये प्लीज दिखा दीजिए। और उनकी किताब का नाम है, पहली किताब का नाम है सेपियंस। ओह यस, मैंने एक ही चैप्टर पढ़ा है। बहुत मोटी बुत किताब है। तो मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ उन्होंने क्या बताया कि जो पशु है उसकी थिंकिंग बाइनरी होती है, सिर्फ 2 चॉइस होते हैं, फाइट और फ्लाइट। आप रोड से जा रहे कुत्ते को अगर आपने छेड़ दिया तो या तो वो आपको अटैक करेगा या तो भाग जाएगा।
वो ये सोचेगा नहीं इन्होंने मुझे पत्थर क्यों मारा, कॉन्टेम्पलेट नहीं इनका करेगा, तो काटूं ना इनका काटूं रहस्य या क्या है, भागूं। क्या ये किसी ने इसे भेजा है मुझे पत्थर मारने के लिए, क्या मैं इन्हें कुछ बोल, तो हाँ। वो ये नहीं, उसका दो ही चॉइस या है, तो काटो या भागो, काटो या भागो, लड़ो या दौड़ भाग जाओ, फाइट और फ्लाइट। तो वो सिर्फ इसी मात्रा में। लेकिन इंसान का जो ब्रेन डेवलप हुआ एवोल्यूशन से, उन्हें फ्रंटल लोब कहते हैं, जो आगे वाला जो ब्रेन होता है, उसने इंसान को 4 फितरतें दी या 4 एबिलिटीज दी। पहली एबिलिटी है डिलेड ग्रेटिफिकेशन। डिलेड ग्रेटिफिकेशन मतलब अब मुझे भूख बहुत लगी है, मुझे बहुत जोर से लेकिन भूख लगी है, पॉडकास्ट करना यहाँ पे कुछ काम कर रहे हैं, तो अब मुझे 1 घंटा रुकना है, भले यहाँ पे मुझे खाना दिख रहा है ओके, मगर मैं अभी हिल नहीं सकता। क्योंकि we have a- बच्चे को आपने कहा कि ये टॉफी चाहिए, तो पहले आप आपका ये होमवर्क फिनिश करो, तो छोटा उम्र के हिसाब से कोई 10 मिनट कोई 20 मिनट उम्र के हिसाब से ये एबिलिटी बढ़ती है, मगर हाँ टॉफी चाहिए तो ये करना पड़ेगा। तो डिलेड ग्रेटिफिकेशन, आपको अगर पैसा चाहिए तो आपको महीना भर काम करना पड़ेगा, सैलरी आपको मंथ के एंड में मिलेगी। अब देखिए जो इंसान या सिविलाइजेशन है इन चीज़ों पे डिपेंडेंट है, पूरा जो वर्किंग स्ट्रक्चर है वो डिलेड ग्रेटिफिकेशन पे है। करेक्ट। दूसरी चीज़ जो इंसान के ब्रेन में आई उसको कहते हैं रैशनल थिंकिंग। अब आपने मुझे कोई चीज़ बोली तो मैं सिर्फ हाँ या ना में जवाब नहीं दूंगा। अगर आपने कुछ बुरी चीज बोली मुझे मेरे प्रति, तो मैं सोचूंगा कि क्यों कहा इन्होंने, मैंने कुछ किया होगा या पहले कुछ हुआ है, किसी और ने इनको कुछ बोला है, अगर मैं ये जवाब दूं तो क्या होगा, अगर मैं वो जवाब दूं तो क्या होगा, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो ऐसा होता। तो ये सब है रैशनल थिंकिंग। ये आप डॉक्टर बनना चाहते थे हमेशा से या राइटर डायरेक्टर एक्टर भी बनना चाहते? सच बात है, राइटर डायरेक्टर, लेकिन ठीक है अब यहाँ पे उसमें भी हम देर नहीं हुई है। तो ये जो थिंकिंग है अलग अलग पहलू पे सोचना, ये है रैशनल थिंकिंग। ये प्राणियों में नहीं है, प्राणियों में यस और नो, फाइट और फ्लाइट, यही बात है। तीसरी चीज है कम्युनिकेशन, जो हम हमारे मन की बात है वो दुनिया तक, लोगों तक 1 या 10 या 200 तक पहुंचा सकते हैं, एबिलिटी टू कम्युनिकेट। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज जो इंसान के ब्रेन में है वो है एबिलिटी टू थिंक एंड एक्ट एज ए ग्रुप। अगर मेरे जहन में कोई ख्याल है तो मैं लोगों को वो मेरा ख्याल जाहिर कर सकता हूँ, उनको एक्सप्लेन कर सकता हूँ और फिर उनको इस प्रति कन्वर्ट कर सकता हूँ, चलो हम सब मिलके क्यों ना ये काम करें। ये करने के वजह से जो इंसान की स्पीशीज है, ह्यूमन होमो सेपियंस है, वो सारी स्पीशीज पे भारी हो गई है और आज पूरे वर्ल्ड में सबसे भारी ये स्पीशीज है फॉर दिस एबिलिटी। क्योंकि जब हम इकट्ठे होके काम करने लगे तब ह्यूमन एवोल्यूशन में बड़ा चेंज हो गया, सिविलाइजेशन में चेंज हो गया। तब पहले हम सिर्फ केव्स में या जंगलों में रहते थे, 100-200 के झुंड में रहते थे। फिर हमने सबको बताया कि यार वो गेहूं जो आप पेरोगे तो व्हीट बन जाएगा, फिर एक विलेज बना उसके अतराफ में, फिर लोगों ने अपने अपने काम उस तरीके से लिए। तो ये क्रांति तब हुई जब हम लोगों के साथ कनेक्ट करके उन्हें कन्विंस कर पाए कि ये करना है। फर्ज करिए उस जमाने में किसी को एक हाथी का शिकार करना था, सब जाते साथ, तो हम ये प्लान करते कि 10 लोग वहां से आइए, आवाज करिए, 10 लोग यहाँ से आके ढोल वोल पीटेंगे, उसे डराएंगे, उसे उस तरफ दौड़ाएंगे, वो गिर जाएगा वगैरह, फुल प्लानिंग के साथ। प्लानिंग। अब आप ये सोचिए कि आप क्लासरूम में बैठे हैं, आपको एक टीम बनाई है, आपको फुटबॉल खेलना है, तो 11 जनों को ये करना है कि बॉल हम उस तरफ किक करें, सामने वाले 11 है उनको कहना है इस तरफ करें। हमें इंडिया की टीम, वो है इंग्लैंड की टीम। अब इंडिया है, इंग्लैंड है, हमारी एक विचारधारा है, हमने एक दूसरे को कन्विंस कर दिया तो हम एक नेशन है, उनकी विचारधारा कुछ और है। तो ये पूरा कंसेप्ट था फैमिली, जाति, धर्म, आइडियोलॉजी, नेशनहुड, ये जब थिंकिंग कम्युनिटी के एक करेक्ट तरह के लोग हैं जो साथ में, ये एबिलिटी, ये तरह के साथ होना इसलिए हासिल हुआ क्योंकि हम लोगों को हमारे मन की बात बता के उन्हें कन्विंस करके इकट्ठे एक तरीके से ऐड करने को सिखा पाए। तो ये 4 एबिलिटीज हैं, डिलेड ग्रेटिफिकेशन, रैशनल थिंकिंग, कम्युनिकेशन एंड एबिलिटी टू थिंक एंड एक्ट एज अ ग्रुप। अब ये जब एवोल्यूशन में हुआ तो तुम्हारे जीन्स में वो कोड हो गया और जीन्स में कोड होने की वजह से वो नेक्स्ट जनरेशन में रेडीमेड चला गया। मगर रेडीमेड जाने की वजह से आप 4 लेग्स से 2 लेग्स की तो आप हो गए, आपकी जीन्स में आ गया, मगर पैदा हुआ बच्चा डायरेक्टली पहले दिन चल नहीं सकता। तो उसे 1 साल में वो सफर तय करना है जो 6 मिलियन ईयर्स में इंसान ने एवोल्यूशन में तय किया है। मगर वो बर्थ के बाद पैदा हुआ है, ब्रेन तो नॉर्मल है, जीन्स तो नॉर्मल थी, 2 टांगे भी हैं, मगर वो चल नहीं सकता 1 साल तक, उसे वो सफर तय करना है।
और वो सफ़र तब तय होता है जब कम्युनिटी, आपके अतराफ के जो लोग हैं, आपकी माँ है, पिताजी है, दादी, चाची, मासी, बुआ, मामा, ये लोग सब आपके साथ वो सब चीज़ें करते हैं जो आपको वहाँ तक पहुँचने के लिए ज़रूरी है। आपको सही न्यूट्रिशन देना, खाना देना, आपकी सुरक्षा करना, आपको एनकरेज करना, फिर हाथ पकड़ के बिठाना, फिर आपको सुरक्षा देना, गिर जाए तो फिर उठाना, गिर जाए तो फिर उठाना। वैसे बुलाते हैं आओ तो इनकरेज करते हैं चलने के लिए, बच्चों को भी। जी, अगर ये नहीं हुआ तो आपके जीन्स नॉर्मल थे, आपका ब्रेन नॉर्मल था, आपको 2 टांगे थी, मगर आप नहीं चल पाओगे। सिमिलरली एवोल्यूशन में जेनेटिकली बच्चे का ब्रेन नॉर्मल है, उसका फ्रंटल लोब इंटैक्ट है, मगर उसे रैशनल थिंकिंग के लिए, डिलेड ग्रेटिफिकेशन के लिए, वर्किंग एज टुगेदर के लिए अगर वो उत्तेजन नहीं मिला समाज से, तो ब्रेन नॉर्मल होने के बावजूद वो ये चीज़ें सीख नहीं पाएगा, इन्हें हासिल नहीं कर पाएगा। अब आपको उदाहरण देता हूँ। बच्चा आज हालत ये है कि 6:30 बजे उठता है, 7 बजे स्कूल वाली बस आ जाती है। अभी आधे घंटे में बच्चे की माँ जो है उसे बच्चे को जगाना है, उसे ब्रश करना है, मुंह धोना है, खिलाना है, पिलाना है, उसके टॉयलेट ले जाना है, नहलाना है, कपड़े पहनाने हैं और आधे घंटे में स्कूल में भेजना है। अब वो बेचारी क्या करेगी? अब इस हालत में बच्चे ने कहा कि मम्मी कल अमित ने मेरी पेंसिल चुरा ली। अब वो तो कह रहा चुरा ली, इतना बड़ा इल्जाम। अब आइडियली मम्मी को ये बोलना चाह रही है, वो ऐसे क्यों बोल रहे हो यार, चुरा ली, वो तो कल पेंसिल उसने ली होगी। अब हो सकता है उसके मम्मी ने उसे पेंसिल देना भूल गई, हो सकता है कुछ भी हो सकता है कि आपकी पेंसिल उसे पसंद हो सकता है गलती से उसने ले ली, हो सकता है वो आज आपको पेंसिल लौटा दो। अभी ये भी हो सकता है कि कल आपके पास पेंसिल नहीं हो, आप उसकी पेंसिल ले ले। चलो कोई बात नहीं, हम आपको दूसरी दिला देंगे। और जो भी हो वो तो आपका दोस्त है ना यार, जाके वापस से पूछ लेना उसे क्यों ली पेंसिल। अब ये जब माँ बता रही है, आप बच्चे के ब्रेन में जो नॉर्मल है उससे स्टिमुलेट कर रहे हो अबाउट डिलेड ग्रेटिफिकेशन। क्या हुआ, कल पेंसिल नहीं दी तो आज वापस देगा, इंतजार करो। रैशनल थिंकिंग, हो सकता है किसी वजह से उसने ली हो, आप जाके उसे बोलो भाई मेरी पेंसिल क्यों लिया। कम्युनिकेशन, और आखिर आप दोनों को साथ में रहना है, लिविंग टुगेदर। ये चारों चीजें बच्चे के ब्रेन में तो है, उसे ब्रेन तो है, मगर जब तक ये कोई कहता नहीं उससे उस घटना को पकड़ के, तब तक। अब बच्चा जा रहा है स्कूल, वो बस में जा रहा है लेकिन सोच रहा है मम्मी ने क्या सर में डाली बात है। अब उसका ब्रेन सही माने में डेवलप हो रहा है। मगर अलग अलग एग्जाम्पल्स दे के बताया माने कि पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, तो उसका ब्रेन जो है अब उस चीज को अलग अलग एंगल से देख रहा है, रादर देन कि उसने मेरा पेंसिल चुरा लिया। करेक्ट। अब 4 एग्जैक्टली, अब 4 दिन के बाद याद भी नहीं रहेगा पेंसिल लिया था, मगर ये ब्रेन डेवलपमेंट जो हुई ये जिंदगी भर काम करेगी। कल हो सकता है ऑफिस में बैठा है, किसी ने उसका लैपटॉप ले लिया कुछ देर तक, तो उसकी थिंकिंग उस तरीके से चोरी होगी, करेक्ट। यहाँ है वहाँ, ऑल ऑफ दैट। तो जो ह्यूमन लिविंग के लिए, सोशल लिविंग के लिए जो ये 4 एबिलिटीज लगती हैं, भले आपका ब्रेन जेनेटिकली नॉर्मल हो, एनाटॉमिकली नॉर्मल हो, मगर जब तक ये आपको स्टिमुलेशन अर्ली चाइल्डहुड में नहीं मिलेगा, आप ये एबिलिटी सीख नहीं सकते। अब ये हो रहा है कि वही आधे घंटे का जो एग्जांपल दिया, 6:30 और 7 के बीच में, अब मम्मी को ये सब काम करना है, अब ये कन्वर्सेशन रखने के लिए टाइम कहाँ है? तो मम्मी क्या बोलेगी, अरे वो अमित ऐसा ही है, कल से उसे बात मत कर, कोई और दोस्त पकड़ ले। अब आप क्या बता रहे हो, गुड और बैड, ब्लैक एंड व्हाइट, there is no thinking developing, so you are only giving the child 2 options। अब आप ये कर रहे हो कि जिसको मल्टीपल ऑप्शंस थे, जिसको मल्टीपल एबिलिटीज आने थे, आप कट करके उसे फिर बाइनरी की तरफ ले जा रहे हो, यस और नो की तरफ, जो पशुओं में था और जिसका 6 मिलियन साल का सफर तय करके हमने हमारे ब्रेन में एवोल्यूशन कर लिया ये सब सोचने के लिए। मगर आज सोसाइटी या सिचुएशन ऐसी है कि हम बच्चों को वो जो डेवलप करना था, जो पहले पैदा होने के बाद पहले 5-6 साल में जो उस फैमिली में, कम्युनिटी में, सोसाइटी में रह के बच्चों को ये उदाहरण सीखने के लिए नेचुरल एग्जाम्पल्स या नेचुरल उदाहरण या नेचुरल सिचुएशंस मिलते थे, वो नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि पूरा अटेंशन आपका फोकस चला गया एजुकेशन पे। अब पड़ोस नहीं रहा, पड़ोस तो है ही नहीं, हम तो ज्वाइंट फैमिली नहीं रही। अगर ज्वाइंट फैमिली है तो भी सब अपने अपने मोबाइल पे हैं, हर आदमी इंडिविजुअल हो रहा है, अपनी तरफ देख रहा है। तो ये जो दूसरों से जो सीखने वाली एबिलिटीज है,
डिलेड ग्रेटिफिकेशन, रैशनल थिंकिंग, कम्युनिकेशन, लिविंग टुगेदर एज अ कम्युनिटी, ये बच्चों में डेवलप होने के लिए, स्टिमुलेट होने के लिए मौके नहीं मिल रहे, अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, इन स्पाइट ऑफ द चाइल्ड हैविंग अ नॉर्मल ब्रेन। और इसलिए हम देख रहे हैं कि बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, वो बहुत हाइपर एक्टिव हैं, एक जगह बैठ नहीं सकते, किसी चीज के लिए रुक नहीं सकते, इंस्टेंटली उनको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए। बच्चे तो बहुत दूर की बात है, जब हम थिएटर में फिल्म देखने जाते हैं, जो पहले हम 3 घंटे 2.5 घंटे की फिल्म पूरी देखते थे, बिल्कुल, अब उसके बीच में भी लोग निकाल के सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करते हैं, फिल्म चल रही है और तो दिस इज आई थिंक दैट अटेंशन स्पैन जो है सोशल मीडिया की वजह से बहुत ज्यादा कम हो गया है। करेक्ट। और अब बच्चों में ये उनको पता नहीं है, हमको फिर भी पता है कि सही क्या है गलत क्या है, ये मत करो, पर बच्चों को पता भी नहीं। बिल्कुल, अभी जो मैंने उदाहरण दिया अमित का, जब तक आप फुर्सत से सोचोगे नहीं कि अमित ने मेरी पेंसिल क्यों ली, उसका एंड पॉइंट क्या है, आपका रिलेशनशिप स्पॉइल हो गया। तो ये जो आप बता रहे हैं, अटेंशन स्पैन इतना शॉर्ट है कि आपके पार्टनर के साथ या आपके दोस्त के साथ या आपके मदर फादर के साथ या आपके बच्चों के साथ, जब तक आप फुर्सत से सोचो नहीं कि ये क्यों हो रहा है, आप सही मात्रा में उसे डील नहीं कर सकते। एंड दैट इज द रीजन व्हाई रिलेशनशिप्स आर ब्रेकिंग टुडे और ऑलवेज ऑन द टेंटर हुक्स, बिकॉज वी डोंट हैव टाइम टू गिव दैट रिलेशनशिप। एंड इट डजंट मीन कि सिर्फ साथ में बैठ के हम टीवी देख रहे हैं। Time has to be given to think about the partner and the situation, and it cannot be done in the chamber of the doctor or the therapist or the psychologist. ये चीजें एक कोचिंग या काउंसलिंग के सेशन में या डॉक्टर के सेशन में नहीं हो सकती। इसे नैसर्गिक या नेचुरल मुकाम या अपॉर्चुनिटी चाहिए जो सिर्फ समाज में मिलती है। आप एक चाची के घर जाते हो, अब वो चाची बहुत अच्छा खाना बनाती है, मगर वो जबान से बहुत तीखी है, मिठाई बहुत मीठी है लेकिन जबान से तीखी है। तो आप जाओगे तो बोलेगी क्या है, इतने दिन था किधर, आया नहीं, फोन नहीं करता है, मुझसे बात नहीं करता है, तुझे तो मेरा प्यार नहीं है, और ये वगैरह वगैरह। अब आपके पास अटेंशन स्पैन कम है, आपके पास ग्रेटिफिकेशन इंस्टेंट अब उन्हें जाओ नीचे, आपकी मिठाई निकल गया। करेक्ट। लेकिन अब आपको नहीं, अब मिठाई तो खानी है भाई, ये तो सिर्फ मासी है मिठाई बनाती है, अब अगर ये खानी है तो सुन लो। अब इससे आप रेजिलियंस सीख रहे हो कि मेरे बारे में बुरा भला कह रही हैं, लेकिन चलो है, मैं सुन रहा हूँ क्योंकि है तो चाची, अब मुझे मिठाई भी चाहिए। अब मैं मेरे बॉस से सुनूं तो भले वो मिठाई देने वाला हो, मैं नहीं सुनूंगा, लेकिन चाची से सुन लेता हूँ क्योंकि वो मेरी है, क्योंकि बाद में मिठाई भी देती है। बाकी 10 चीजें जब मैं बीमार था घर पे आके शी टुक केयर ऑफ मी आल्सो। सो योर ब्रेन इज डेवलपिंग, सो योर ब्रेन इज डेवलपिंग विद पीपल हु आर क्लोज टू यू। यस, Dr. Dalwai is not related to you or close to you that you will have trust on him. And slowly this thing will build up in adult also. It will, exactly. जो लोग आपके शायद क्लोज ना भी हैं उनकी भी आप बातें सुनते हैं, फिर आप resilience होता है आपकी, क्या बोलते हैं, maturity, more ability to tolerate unhappiness या disappointment. Yes. अब ऐसा है कि आप डायरेक्टली अरेबियन सी में कूदोगे इंडियन ओशन में तो आप तैर नहीं पाओगे, आपको स्विमिंग पूल से शुरू करना है, फिर बड़ा स्विमिंग पूल, फिर छोटा तालाब, बड़ा तालाब, छोटी नहर, बड़ी नहर, छोटा समुंदर, बड़ा समुंदर, आपकी एबिलिटी डेवलप होनी है। तो ये जो ब्रेन की एबिलिटीज हैं ये डायरेक्टली स्कूल में डेवलप नहीं हो सकती या कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में नहीं हो सकती, ये अपने पास वाले, अपने वाले रिश्तेदारों के पास ही डेवलप होती है। तो रिश्तेदार नहीं तो पड़ोस हैं। तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, ये मेरे बचपन के आपके बचपन की बात नहीं है, ये इसे इस तरह से उसे कट नहीं कर रहे हमारे बचपन में होता, कभी भी नहीं बोलना चाहिए इसे, क्योंकि मेरे बचपन की रियलिटी नहीं है ये 6 मिलियन ईयर्स की रियलिटी है। जो 6 मिलियन ईयर्स हमको पशुओं से इंसान बनने में लगे, उसमें ये डेवलप हुई है। और वो 6 मिलियन ईयर्स में हम सोशली जीते थे, हम कम्युनिटीज में जीते थे, हम फैमिलीज में जीते थे, जिसमें हमने ये सीखा। आज अगर आपके पास ये कम्युनिटी है ही नहीं, आपके पास ये समाज है ही नहीं, और आपने डायरेक्टली उसको स्कूल के साथ सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो आप बच्चों में एक बहुत बड़ी डेफिशिएंसी कायम कर रहे हैं। अब बोलेंगे स्कूल में जा रहा है, बहुत अच्छी बात है, स्कूल में क्या सीख रहा है, 1 + 1 = 2, राइट। अगर आपने 3 कहा तो गलत है, सही गलत, राइट रॉन्ग। अगर आपने 50% राइट आंसर्स दिए, पास, 50% राइट आंसर नहीं दिए, फेल। पास हुए तो आगे जाओगे, तो ये क्या है, बाइनरी। और इमीडिएटली आपको आंसर करना है, आपके पास समय नहीं है, अरे भाई कल देखते हैं, परसों देखते हैं। तो अब जो स्कूल विच हैज टेकन ओवर एवरीथिंग, इट इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जजमेंटल। मैं जज कर रहा हूँ, 1 + 1 आपने 2 का, आपने मेरे स्कूल के सब रूल्स फॉलो किए तो यू आर गुड स्टूडेंट, आप फी टाइम पे भर रहे हो, गुड स्टूडेंट, नहीं किया तो आप बैड स्टूडेंट।
तो You're constantly school judged. is always judging, because if my business is to teach you information or knowledge, then I have to judge whether you have picked it up or no. So schools are binary. Newton's first law is Newton's first law. आप उसे कुछ और नहीं बोल सकते. How can the teacher, physics teacher say नहीं वो आपने कुछ भी बोल दिया, you are right. मगर चाची वो कर सकते, ठीक है आज गिरा दिया इसने थोड़ा सा पानी, चलो बेटा कोई नहीं, चलो साफ करते अगले बार करेंगे. अरे चलो मौसी से लड़ाया, चलो कोई बात नहीं, वापस से जाके मौसी से मिलते हैं, मौसी तो तुम्हारे लिए बाकी ये सब चीजें करती है. अब ये स्कूल तो नहीं करेगा. सो स्कूल इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बाइनरी. सो यू कैनॉट सब्स्टिट्यूट फैमिली and neighborhood. You cannot pados or including all good, bad, all aspects of it. that cannot be substituted by education. Education. मगर आज ये क्या चल रहा है कि मुझे फलाना स्कूल में डालना है, इंटरनेशनल स्कूल में डालना है. डॉक्टर साहब, which is the best school for my child? I say your neighborhood. अभी तो बहुत छोटे से 2 साल के बच्चे भी स्कूल जाते हैं. और तो जाते हैं, मगर ये समझ में आना चाहिए कि आप भेजिए, मगर जो चीजें समाज में सीखनी है वो स्कूल नहीं दे सकता. इसीलिए on behalf of Indian Academy of Pediatrics as a pediatrician, मैं तो सरकार से ये डिमांड रख रहा हूँ 2 चीज़ों की, कि पहली बात कम से कम स्कूल में आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मत रखिए, और दूसरी बात अब स्कूल को 1+1=2 सिखाने से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उन्हें वो माहौल दीजिए जो आप पेरेंट्स को मिलता ही नहीं, बच्चों को मिलता ही नहीं. क्योंकि अभी आप बम्बई में रह रहे हैं, आप मुंबई में रह रहे हैं, आप दिल्ली में रह रहे हैं, अब कहाँ से चाची मासी बुआ मम्मी आएंगी? पड़ोसी किसी भी टाइम नहीं है, सब अपने अपने काम में बिजी है. तो ये आप कहाँ से लाओगे वो समाज जो आपके एवोल्यूशन और डेवलपमेंट के लिए इंतहाई ज़रूरी है? इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, उसकी कोई दवाई नहीं है, वो थेरेपी से नहीं होगा. तो आपको सरकार से, स्कूलों से अपील करनी होगी कि भाई कम से कम प्री प्राइमरी में, मतलब बच्चा जब तक 5-6 साल का होकर क्लास 1 में नहीं जाता है, आप इंफॉर्मेशन बेस्ड एजुकेशन या एकेडमिक्स पे प्रायोरिटी मत करिए. आप ABCD 1 2 3 4 1+1=2 ये सब मत सिखाइए. आप उसे एक गोकुल जिसे कहते हैं, जहाँ कृष्ण भगवान बड़े हुए, जहाँ पे उन्होंने लोगों से इंटरेक्ट करना, अपने आप को एक्सप्रेस करना. करेक्ट. आई थिंक तो बच्चों को वो माहौल जो अभी मिसिंग है, हम सिर्फ स्कूल में दे पाएंगे, क्योंकि स्कूल हमारे कंट्रोल एज अ स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन है. तो स्कूल्स में ज़रूरी है कि बच्चों के साथ ये जो अनुभव था एक मासी के साथ, एक चाची के साथ, वो ज़्यादा दिया जाए, न कि 1+1=2 राइट और रॉन्ग ये सिखाया जाए. और ये बहुत बड़ी चीज़ है. मैं आपके चैनल से, आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि पेरेंट्स में जागृति आनी चाहिए. अगर पेरेंट्स ये कहते हैं कि नहीं नहीं स्कूल में तो कंप्यूटर नहीं सिखा रहे मेरे 2.5 साल के बच्चे को, तो बैकवर्ड स्कूल है. अरे वो बैकवर्ड नहीं है. अगर वहाँ पे आपके बच्चे को दूसरों बच्चों के साथ इंटरेक्ट करने के लिए डिलेड ग्रेटिफिकेशन, रैशनल थिंकिंग, इस समय में दूसरों के साथ मैं कैसे जुड़ के सीखूं, मैं कैसे कम्युनिकेट करूं, अगर ये बातें स्कूल आपको नहीं सिखा रही है और आपके पास फैमिली भी नहीं है, आसपास में पड़ोस नहीं है, तो ये बच्चे की आपके सबसे बड़ी कमज़ोरी होगी. आज हमारे देश के जो लोग विदेश जाके बड़े बड़े कंपनियों में CEO हैं, ओनर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, डॉक्टर मिस्टर नदेला होंगे या जो भी बड़े बड़े लोग हैं बड़े कंपनीज में, क्या आपको लगता है उनके टेक्निकल नॉलेज से उनको ये जॉब दी गई है? क्या आपको लगता है वो सत्य नडेला टेक्नोलॉजिकली बहुत बड़े और अमेरिकन जर्मन इंजीनियर्स उनसे बड़े नहीं है? आई थिंक डेफिनेटली उनको दिया गया है क्योंकि उनका जो इमोशनल कनेक्ट है, लोगों से को हैंडल करने की जो तरीका है, मैन मैनेजमेंट या मैन पावर मैनेजमेंट, उसके लिए उनको ये जॉब दिया है. अगर वो क्षमता उनको कहाँ से आई? क्या ये उनको यूनिवर्सिटी से आई? क्या उनको ये IIT में सिखाया गया? ये फैमिली में सीखा है. चाची के साथ कैसे बिहेव करना है, मासी को क्या बोलना है, बुआ के सामने जो चीजें नहीं बोलनी चाहिए नहीं बोलनी चाहिए, मामी के साथ क्या. ब्रेन का मल्टीपल डायमेंशनल डेवलपमेंट हो रहा है एक साथ, रादर देन बाइनरी. एग्जैक्टली. लेकिन अब हम नहीं हमको मगर सत्य नडेला बनाना है बच्चे को, तो उसको जूनियर KG के पहले उसको आइंस्टाइन बना दो. ये सबसे बड़ी गलतफहमी है. वो आइंस्टाइन नहीं बनेगा, वो इंट्रोवर्ट बनेगा, वो इंडिविजुअलिस्टिक बनेगा, उसे लोगों से एम्पैथी नहीं रहेगी, वो किसी के साथ जुड़ेगा नहीं, वो किसी के लिए कुछ करेगा नहीं. और दुनिया का सबसे बड़ा और कड़वा सत्य ये है कि अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा सक्सेसफुल हो, तो सक्सेस की सबसे बड़ी ज़रूरत ये है कि लोग आपको हेल्प करें. बड़ी बेवकूफ़ी है सोचना कि आप बहुत बड़े माहिर हो और बहुत बड़े उस्ताद हो, आप खुद कुछ कर लोगे. बिल्कुल नहीं. सक्सेस के लिए सबसे ज़्यादा आपको लोगों का हेल्प चाहिए.
जो लोग, अगर लोग आपको हेल्प करें तभी आप सक्सेसफुल हो सकते हो, मगर लोग, दूसरी बात यह है कि लोग आपको तभी हेल्प करेंगे जब आप उनके किसी हेल्प के हो या आप किसी के काम के हो। मैं बहुत विद्वान हूँ लेकिन मैं किसी के काम का नहीं, किसी को मेरे से पढ़ने में जिंदा हूँ या मर गया कोई दिखेगा नहीं। अगर आप चाहते हैं कि आपके जाने के बाद आपका बच्चा सक्सेसफुल हो तो उसे वो सिखाइए कि वो लोगों को हेल्प कैसे कर सकता है। तो ये मैंने एक स्टेटमेंट बनाई है, सर्व टू सर्वाइव। अगर आपका बच्चा दूसरों को सर्व कर सकता है तो Because लोग उसे केयर करेंगे। मतलब जितने भी बड़े पर्सनालिटीज हैं, जैसे कि रतन टाटा हुए, अब्दुल कलाम, बिल्कुल, they are the live examples. Exactly. You know, Mother Teresa, for example, they have lived for others, and that's why even after उनके मरने के बाद भी people love them. This is what the biggest. एक बहुत अच्छा बोला। एक एग्जाम्पल के तौर पे कहता हूँ, आपको मदर टेरेसा, ज्यादा लोग मदर टेरेसा को जानते हैं, आइंस्टाइन को जानते हैं? मदर टेरेसा को, मदर टेरेसा को जानते हो सकता है दोनों को, लेकिन प्यार मदर टेरेसा के लिए। एग्जैक्टली। मे बी दे कैन एस्पायर कि हम आइंस्टाइन जैसे इंटेलिजेंट हो, बट दे वांट उनके आसपास के जो लोग हो मदर टेरेसा। एग्जैक्टली। तो हो सकता है आइंस्टाइन की जो डिस्कवरीज थी, इन्वेंशन, उससे वर्ल्ड चल रहा है, मगर जब तक आपके डे टू डे लाइफ में आपको day-to-day वो life नहीं में, चाहिए होते, आपको एक मदर टेरेसा जैसे प्यार करने वाले, अपने Correct. अपनापन लोग, क्योंकि लाइफ इजी नहीं है। यू नीड लॉट्स ऑफ लव अराउंड यू, यू नो। तो एंड डेफिनेटली बच्चे जब वो बड़े हो रहे होते हैं, दे नीड अ लॉट ऑफ लव एंड अफेक्शन। सो आई थिंक जो सवाल था ये कि बच्चे आजकल इतना डिप्रेस्ड क्यों हैं या डिस्कनेक्टेड क्यों हैं, इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न जो आपने बताया कि जो इनिशियल ईयर्स में उनको नर्चरिंग जो अलग अलग रिलेटिव्स दे सकते हैं, वो अब एकदम स्मॉल फैमिली, न्यूक्लियर फैमिलीज की वजह से जा रहा है, एंड दैट्स व्हाई वो रेजिलियंस नहीं डेवलप कर पा रहे हैं। करेक्ट, करेक्ट। स्मॉल फैमिली, जॉइंट फैमिली में मैं देखता हूँ कि सब अपने अपने मोबाइल पे हैं, लगे हुए हैं। तो जॉइंट होने के बावजूद आपका एंगेजमेंट नहीं हो रहा है। और दूसरी बड़ी वजह है कि पेरेंट्स को ये लग रहा है कि सिर्फ एजुकेशन जो स्कूल से मिलती है, जो टेक्निकल या इंफॉर्मेशन बेस्ड है, वो ज्यादा जरूरी है, मगर ये जो ह्यूमन स्किल्स है ये ज्यादा जरूरी है। मैं तो एक्चुअली, मुझे ऐसा लगता है कि जो मैंने स्कूल में पढ़ा था वो आज मैं कुछ काम नहीं है मेरे। हाँ, लेकिन जो दोस्तियां बनी थी, जो टीचर्स के साथ आपने जो दिमाग लगाया था, बदमाशी करी थी, वो अभी भी है। दैट इज द पर्सनैलिटी। करेक्ट। So, मतलब we have had a good elaborate discussion कि जो चाइल्ड डेवलपमेंट होती है उसमें क्या क्या चीज़ें मतलब अफेक्ट करती हैं या क्या क्या पेरेंट्स को सोचना चाहिए। प्राइमरीली आई थिंक आप जो कह रहे हैं वो ये है कि पेरेंट्स का सबसे बड़ा योगदान होता है अपने बच्चों की फ्यूचर और माइंड को शेप करने के लिए। करेक्ट, जितना नर्चरिंग, जितना केयरिंग, जितना रिस्पॉन्सिबल इन्वायरमेंट वो उनको देंगे अपब्रिंगिंग में, उतना ही वो बच्चा खुश, और मतलब जितना वो अपने बच्चे के साथ इन्वॉल्व होंगे उनकी अपब्रिंगिंग में, उतना ही वो आगे जाके खुश मिजाज बच्चे होंगे, रादर देन डिस्कनेक्टेड, अलूफ और डिप्रेस्ड। करेक्ट। आई थिंक बिफोर वी क्लोज मैं चाहूँगी कि दो चीज़ें। एक तो आप पेरेंट्स को आपने बहुत अच्छा बोला, मैं ये जानना चाहूँगी कि आप बोलें कि पेरेंट्स अगर कभी अपने बच्चों में कुछ अलग चीज़ देखें जो कि उनको डरा सकती है कि शायद मेरा बच्चा ऑटिस्टिक हो या न्यूरो डाइवर्स हो, सॉरी यू डोंट लाइक दैट वर्ड, बट शायद कुछ इसमें ऐसी चीज़ है जो मैं अपने बच्चे में नहीं चाहूँ, उन पेरेंट्स को आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं पेरेंट्स को ये बताऊंगा कि डेवलपमेंट या विकास जो है ये एक जर्नी है, सिर्फ मुकाम से जर्नी डिफाइन मत करिए। हर पल, हर मोमेंट आपकी जर्नी हो रही है। आप मुकाम पे तभी पहुंचेंगे जो आपका हर पल, हर दम आप कुछ कर रहे हैं जो सही हो, जो बेहतरी के लिए हो। अब ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आप फास्ट ट्रेन में, बुलेट ट्रेन में बैठे हैं या स्लो जो मालगाड़ी कहते हैं उसमें बैठे हैं, वो फ़र्क नहीं पड़ता, मगर ज़रूरी ये है कि आप एक कदम आगे बढ़ते रहें। हर दिन, हर पल कुछ ना कुछ प्रोग्रेस हो। ज़रूरी नहीं कि आप वो रतलाम में सुबह 6 बजे पहुंचनी ही चाहिए ट्रेन, जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं कि 3 साल में आपका बच्चा ये करे ही करे। करे तो अच्छी बात है, अगर नहीं करे तो उस पर रोने से वहां पे आप नहीं पहुंचोगे। आपको पीछे जाके देखना है कि कहाँ पे बच्चे में या सिचुएशन में या सराउंडिंग में कमी है, और उसे, उसकी भरपाई कहते हैं मराठी में हम, कि उसकी जो डेफिशिएंसी है उसे आप कंप्लीट कैसे कर सकते हो, आप क्या प्रोवाइड कर सकते हो। तो एक है कि आप बच्चे के अंदर यहाँ पे बीमारी ढूंढिए जिसका बहुत बार कोई डायरेक्ट ट्रीटमेंट होता भी नहीं,
या आप देखिए कि ठीक है यहाँ जो है वो है, अतराफ में बच्चे के सराउंडिंग में हम क्या चेंज कर सकते हैं जिससे बच्चे पे फर्क पड़े। अभी दो बातें, ये तो इजी भी है और कंपेयर टू चेंजिंग द चाइल्ड्स जेनेटिक स्ट्रक्चर या बायोलॉजी बहुत ज़्यादा इजी है, मगर इसमें हमें वक्त देना होता है और समझ के लेना पड़ता है। अगर हमारे पास वक्त नहीं है तो हमें सोल्यूशन या ट्रीटमेंट वो दी जाएगी जो हमारे कम वक्त के लिए कन्वीनियंट है, मगर ज़रूरी नहीं कि आपके बच्चे के फायदे की है। तो आपको ये ना देखना है कि मुझे आधे घंटे में बच्चे का कैसा आप ट्रीटमेंट कर सकते हो, या हफ्ते में मैं 4 दिन 1 घंटे के लिए क्लास के लिए भेजूं, आप थेरेपी कर दीजिए इसकी। ये इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं। और मेरे बच्चे को ऑटिज्म है, उसे थेरेपियाँ मिल रही है, ये ज़रूरी नहीं है। बच्चे को डे बाय डे क्या मिल रहा है और डे बाय डे बच्चा कैसे प्रोग्रेस कर रहा है, ये जानना ज़रूरी है। तो लुक एट इट एज अ प्रोसेस। अगर आप सही जर्नी में है, सही सफ़र में है, तो मकाम तो आना ही। अब ये क्या फ़र्क पड़ता है आप रतलाम 6 बजे सुबह पहुँचे या सुबह 8 बजे पहुँचे या दोपहर में पहुँच गए। अगर आप दोपहर में भी पहुँचे तो भी आप थोड़ा सा काम बाद में कवर अप कर सकते हो, लेकिन अगर आप अड़के रहे कि नहीं 6 बजे मैं पहुँचे ही नहीं, अब हम कुछ नहीं कर सकते, तो आप कभी भी नहीं पहुँचोगे। तो शॉर्टकट से आप नहीं पहुँच सकते। और जो लॉन्ग कट ये मैं कह रहा हूँ, इसमें यही है कि आपको समय देना होगा। और अगर आप आप जो कह रहा हूँ ये मदर को नहीं कह रहा हूँ मैं, बिकॉज द मदर इज़ द मोस्ट बैडली ट्रीटेड पर्सन इन इंडियन सोसाइटी। क्योंकि वो लेडी को अच्छी बेटी भी बनना है, अच्छी बीवी भी बनना है, अच्छी माँ भी बनना है, अच्छी बहू भी बनना है, अच्छी जॉब वर्कर भी बनना है। ये बहुत ही गलत अत्याचार है। ये सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अत्याचार है, सही में अत्याचार है। और आप एक्सपेक्ट बहुत ज़्यादा करें उस लेडी से, और ये ट्रांसजेनरेशनल है। फिर सास भी अपने बहू से वही एक्सपेक्ट करती है। तो हमको ये समझना है कि अगर बच्चे को ठीक करना है, सिर्फ माँ का काम ये नहीं है। और वो कहा जाता है कि टेक्स अ विलेज फॉर अ चाइल्ड टू डेवलप। तो ये ज़रूरी है। आप पड़ोसी हैं, आप चाचा हैं, आप सगे रिश्तेदार हैं, आप माने हुए मामा हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको बेसिकली समय देना पड़ेगा इंसानों को। और आप जो सवाल एक लोग पूछते हैं कि स्क्रीन टाइम कैसे कम हो, तो स्क्रीन टाइम कम करने के लिए मैंने वाक्य कहा था कि द ओनली एंटीडोट और ट्रीटमेंट फॉर स्क्रीन टाइम इज ह्यूमन टाइम। और वो जरूरी नहीं कि मदर्स टाइम ही हो, वो किसी का भी हो सकता है, मगर इंसान एक दूसरे के साथ तरफ देख रहे हैं। अब पिछले इतनी देर से ना आपने आपके फोन की तरफ देखा, ना मैंने फोन की तरफ देखा, बातें कर रहे हैं। तो अगर ये हम बच्चों को एंगेज करें तो बच्चों की बहुत सी समस्याएं इसमें हल हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। बच्चा बोलते बोलते ही बोल देता है कि मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा जी, ये नहीं करना, नहीं खाना। सो दैट्स इनक्रेडिबल। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर समीर। मतलब मुझे जो बहुत सारी चीज़ें आपने बताई हैं जो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता थी। सो ऑफ कोर्स यू आर एन एक्सपर्ट, सो थैंक यू सो मच आपके वैल्यूएबल समय के लिए, एंड ऑल द बेस्ट। एंड आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, करते रहिए, इंस्पायर ऑल ऑफ अस टू डू गुड। Thank you for giving your time. Thank you.